तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर ऑप्टिकल स्टडीज़ पर। तो आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 18 दिसंबर के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की? सही उत्तर है गोपाल। सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझो। 7वीं-8वीं शताब्दी में बंगाल क्षेत्र में कोई मजबूत राजा नहीं था। हर छोटी सामंत अपने आप को राजा घोषित कर रहा था। इस हालत को इतिहास में कहा जाता है मत्स्य न्याय, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अब क्या हुआ, बंगाल के स्थानीय सामंतों और जमींदारों ने मिलकर एक व्यक्ति को चुना। उस व्यक्ति का नाम था गोपाल, इसलिए गोपाल को कहा जाता है भारत का पहला निर्वाचित शासक, पाल वंश का संस्थापक। पाल शासकों की खास बात, बौद्ध बौद्ध धर्म के समर्थक, नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को संरक्षण, बंगाल और बिहार में मजबूत शासन। एग्जाम ट्रिक याद रखो, जहां चुनाव से राजा लिखा हो वहां गोपाल ट्रिक करना। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है महापद्म नंद। महापद्म नंद एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसने इतिहास की सबसे शक्तिशाली सेना बनाई। उसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3 से 4,000 हाथी थे। इतनी बड़ी सेना उस समय किसी के पास नहीं थी। इसी वजह से उसने छोटे छोटे राजाओं को जीत लिया। भारत में पहली बार वास्तविक साम्राज्य बना, इसलिए उसे कहा जाता है पहला साम्राज्य निर्माता, और पुराणों में उसे उग्रसेन भी कहा गया है। एग्जाम ट्रिक देखो, शक्तिशाली सेना और पहला साम्राज्य जहां भी लिखा हो वहां पर महापद्म नंद टिक कर देना। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स IAAF की स्थापना कहाँ हुई? सही आंसर है स्टॉकहोम स्वीडन में 1912 में। जब आधुनिक ओलंपिक शुरू हुआ तो एक समस्या आई। हर देश अपने अपने नियम से एथलेटिक्स करवा रहा था। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए 1912 ओलंपिक स्टॉकहोम के बाद एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई। उसका नाम था IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। अब नाम है वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसका काम 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, कूद, फेंक आदि गेम्स खिलाती है। सबके रूल्स बनाना और वर्ल्ड रिकॉर्ड को मान्यता देना। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में हुई और मुख्यालय है मोनाको में। नेक्स्ट है, पीएम किसान योजना में पैसा कैसे दिया जाता है? सही उत्तर है डीबीटी के फॉर्म में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या होता था, सरकारी पैसा सरकार से पहले अधिकारियों के पास जाता था, अधिकारियों से दलाल के पास और दलाल से किसानों के पास। बीच में पैसा गायब हो जाता था। इस करप्शन को खत्म करने के लिए सरकार लाई डीबीटी सिस्टम। मतलब डीबीटी का मतलब है पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में जाएगा और कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा। पीएम किसान योजना में 6,000 प्रति वर्ष सरकार देती थी, 2-2 हजार की 3 किस्तों में। आधार प्लस बैंक लिंक जरूरी होना चाहिए था। एग्जाम्पल देखें, सीधे खाते में पैसा डीबीटी सिस्टम में होता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? सही उत्तर है संविधान संशोधन। भारत का संविधान जिंदा दस्तावेज है, समय के साथ बदलाव जरूरी है। अनुच्छेद 368 सांसद को शक्ति देता है संविधान में संशोधन करने की, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, संसद संविधान की मूल आत्मा नहीं बदल सकती। इसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर में आता है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय व्यवस्था। इसलिए संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान खत्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 44 में।
भारत में अलग अलग धर्मों के विवाह कानून, तलाक कानून, उत्तराधिकार कानून है। अनुच्छेद 44 कहता है, राज्य कोशिश करेगा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बने। नेक्स्ट है, ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं? सही उत्तर है माइकल फेल्प्स, यूएसए। जब भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक पूछा जाए तो दिमाग में एक ही नाम ऑटो प्ले होना चाहिए, आंसर है माइकल फेल्प्स। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें। ओलंपिक हर 4 साल में होता है और एक एथलीट को ज्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन माइकल फेल्प्स ने 2004, 2008, 2012, 2016 में 4 ओलंपिक खेले और टोटल 28 मेडल जीते, जिसमें से 23 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। अब सोचो एक कंट्री भी कई बार इतने मेडल नहीं जीत पाती, जबकि एक बंदे ने इतने मेडल जीत लिए। मोस्ट मेडल्स इन ओलंपिक हिस्ट्री, माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट है, महिला भाला फेंक जेवलिन थ्रो ओलंपिक में कब शामिल हुआ? उत्तर है 1932, लॉस एंजलिस में। पहले ओलंपिक में सिर्फ पुरुष इवेंट होते थे, महिलाओं को बहुत कम खेलों में मौका मिलता था। धीरे धीरे जेंडर इक्वालिटी आई और महिला वाला फेंक पहली बार 1932 ओलंपिक में आया और जगह लॉस एंजलिस, यूएसए। पुरुष भाला फेंक पहले से मौजूद था और महिला वाला फेंक बाद में ऐड हुआ है। वुमेन इवेंट प्लस फर्स्ट टाइम इक्वल टू ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1932। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है असम। शास्त्रीय कोई आम फोक डांस नहीं है, बल्कि भारत के 8 क्लासिकल डांस में से एक है। इसकी शुरुआत आसाम में हुई 15वीं शताब्दी में और शंकर देव द्वारा इसकी स्थापना की गई। शास्त्रीय नृत्य पहले सिर्फ मठों मतलब सत्रस में होता था, बाद में स्टेज पर आया। इसकी थीम है कृष्ण भक्ति और वैष्णव परंपरा। एग्जाम इम्पोर्टेंट ट्रिक एग्जाम इम्पोर्टेंट ट्रिक है, बहुत लोग इसे फोक समझते हैं, लेकिन यह शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? उत्तर है अंटार्कटिका। यह क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रैप वाला है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि दिमाग तुरंत कहता है सहारा डेजर्ट। अब कॉन्सेप्ट समझो, मरुस्थल का मतलब रेत नहीं, मरुस्थल का मतलब कम वर्षा। अंटार्कटिका में एक तो बहुत ठंड है, बर्फ है, लेकिन वर्षा लगभग शून्य है, इसलिए सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा गर्म स्थल सहारा डेजर्ट है, यानी कि सहारा है। बिगेस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका, हॉट डेजर्ट सहारा। नेक्स्ट, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? उसका सही उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। जब भारत गरीब था तब भी एक आदमी ने सपना देखा स्पेस रिसर्च का। उस आदमी का नाम था विक्रम साराभाई। उन्होंने इसरो की नींव रखी, स्पेस को एजुकेशन, वेदर, कम्युनिकेशन से जोड़ा, इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, इसरो फाउंडर विक्रम साराभाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? उत्तर है आय की असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत आसान है। सोचो देश में 100 लोग हैं, अगर सबकी इनकम बराबर हो तो परफेक्ट इक्वालिटी होगी। लॉरेंज कर्व बताता है इनकम कितनी अनइवन बटी है। अगर कर्व सीधी लाइन के पास है, सीधी लाइन के पास इक्वलिटी है,
ज्यादा झुकी हुई है तो ज्यादा इनइक्वालिटी है। डायरेक्ट एग्जाम लाइन समझो, लॉरेंज कर्व इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वलिटी को बताता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? सही उत्तर है संविधान संशोधन से, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले एक बेसिक सवाल सोचो, अगर संविधान में बदलाव की सुविधा ना हो तो क्या 1950 वाला संविधान आज भी 100% काम करता? इसलिए आर्टिकल 368 लाया गया। आर्टिकल 368 कहता है, सांसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है लेकिन पूरी आजादी नहीं देता। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ईयर 1973 का केस है, केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संसद संविधान की मूल आत्मा नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संघीय व्यवस्था। बच्चे सोचते हैं सांसद कुछ भी बदल सकती है, नहीं, सही आंसर है सीमित शक्ति। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 44 में। भारत में अलग अलग धर्मों के विवाह कानून, तलाक कानून और उत्तराधिकार कानून है। इसे एक ही देश में अलग अलग कानून बन जाते हैं। आर्टिकल 44 कहता है, राज्य कोशिश करेगा कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बने। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यह फंडामेंटल राइट नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है और कोर्ट इसे जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता। यूसीसी आर्टिकल 44 में है और डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है।